बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिकल मेथड का। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो हमने सॉल्व कर ली है। उसके हमने 5 पार्ट्स हमने एक्सरसाइज के और एक पार्ट हमने कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस का हमने सॉल्व किया। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो लाजमी देखें, क्योंकि उनको देखे बगैर आपको रो ऑपरेशंस डिटर्मिनेंट्स पर कैसे लगाने हैं और मुख्तलिफ तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है वो आप नहीं सीखेंगे तो उस वक्त तक आप ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले वो वाली वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर आप ये वाली वीडियोस देखिए। ये वाली वीडियो जो है वो 5.2 एक्सरसाइज की है। इसकी एक्सरसाइज में उसने मुख्तलिफ टाइप के फिर भी डिटर्मिनेंट्स ही दिए हुए हैं, तो इसको सारी को हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाली वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें वो कह रहा है कि सॉल्व करें। आप सॉल्व करें इस एक्स के लिए। एक्स के लिए सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होती हैं आपने, और उसने कुछ कंडीशन दी हुई होती है। उस कंडीशन को अप्लाई करके आप एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते होते हैं। तो इसमें ये होगा सॉल्व दी फॉलोइंग फॉर एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में सभी में उसने कहा है कि जी आपने सॉल्व करना है, और उसने कंडीशन ये दी हुई है कि ये वाला डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। तो इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 ये कंडीशन है। इस कंडीशन को इस्तेमाल करके हम सारी एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लेट ये कर लिया, ये वाला डिटर्मिनेंट इसको डेल के इक्वल लेट कर लिया। डेल के इक्वल लेट करने के बाद अगर देखें तो इस 1 की मदद से नीचे वाले सारे 0 हो सकते हैं रो ऑपरेशन लगा के। हमने इसी पिछली एक्सरसाइज में रो ऑपरेशन बहुत वाइड तौर पे पढ़ लिए हैं। तो इस 1 की मदद से जब मैंने इन दोनों को नीचे वालों को 0 बनाया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से निकाल देना है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के रो 3 में से माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास जो बच जाने वाला होगा इसमें 1 0 0 ये वाली एंट्री 0 हो जाएंगी। बाकी जो बनती हैं वो आपने देख के बना लेनी है, वो मैंने बना दी हैं पहले ही। अब क्योंकि एक पूरी की पूरी रो में बाकी ज़ीरोज़ और एक सिर्फ 1 है, तो इसको इसके रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर देंगे। हमारा डिटर्मिनेंट शॉर्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा ये, क्योंकि बाकी 0 0 वाली एंट्री 0 हो जाएंगी। बाकी सिर्फ ये इसका 1 वाली एंट्री और इसका कोफैक्टर बच जाएगा। तो अब इसको ये जो बच गया है इसको हम कर देंगे एक्सपैंड। 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपैंड ही कर सकते हैं। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए -8 ने मल्टीप्लाई होना है -3 -2x के साथ, और माइनस इंटू -4 -2x ने मल्टीप्लाई होना है -3 + x के साथ। इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 24 + 16x, और ये माइनस इंटू इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 -4x + 6x और -2x स्क्वायर। माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 16x एज इट इज़, ये आ जाएगा -12, और ये +2x बचा था तो -2x, और ये +2x स्क्वायर। चूँकि +2x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। अब 16 और 16 में से 2 माइनस किए तो 14x, और ये +12, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो x² + 7x + 6। अब x² + 7x + 6 जो है उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। उसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है वो आप आसानी से कर सकते हो। ये फैक्टराइजेशन होगी इंटू x + 6 इंटू x + 1। बट उसने हमें बताया कि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, बट गिवन दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड आउट किया उसका आंसर ये आया। तो 2 इंटू x + 6 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x + 6 इज इक्वल टू 0 होगा, या x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो x इज इक्वल टू -6 एक वैल्यू आ गई, एंड x इज इक्वल टू -1 दूसरी वैल्यू आ गई। ये हमने सॉल्व कर दिया x के लिए ये वाला डिटर्मिनेंट। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 करने के बाद पार्ट नंबर 3 जो है वो आप खुद करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। इसमें भी वही कहा है कि सॉल्व फॉर x। तो x के लिए सॉल्व करने के लिए पार्ट नंबर 2 क्या है जी, सेकंड पार्ट
उसने भी यही कंडीशन दी है कि अगर 1 1 2 3 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 3 2 3 1 5 2 3 9 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो इज इक्वल टू 0, तो आपने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी लेट कर लेते हैं जी, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल, लेट डेल इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर 3 3 2 2 1 9 एंड 3 3 5 एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला डिटर्मिनेंट हमने लेट कर लिया इसको इक्वल टू डेल के। अब हम क्या करेंगे कि एक रो की मदद से इस सारे कॉलम, इस 1 की मदद से ये वाली एंट्रीज को 0 बना लेंगे, या ये 1 की मदद से ये वाली एंट्रीज 0 बना लेंगे, आपकी मर्जी। मैं इस 1 की मदद से ये वाली एंट्रीज 0 बना देता हूँ, तो इस पर कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा, यानी कि C2 माइनस C1, C3 माइनस 2C1 एंड C4 माइनस 3C1। इन ऑपरेशंस की मदद से इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करना है। तो ये वाला सारा कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। इसको इसमें से माइनस किया 1, इसको इसमें से माइनस किया 1। सिमिलरली इसको इसमें से माइनस किया 2 से मल्टीप्लाई करवा के 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया -3, और 2 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया तो 5। सिमिलरली इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया 0, 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया -1 एंड 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस किया। 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 बन जाएगा, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये एक रो में सारी की सारी एंट्रीज बाकी 0 बन गई हैं, ये 1 है, तो हम R1 के रिस्पेक्ट से इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ ये वाली एंट्री और इसका कोफैक्टर बच जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? बचने वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 0 1 -3 -1 1 5 और 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म बच जाएगी हमारे पास। इधर लिखेंगे फिर एक्सपेंडिंग बाय R1, ये R1 के थ्रू से एक्सपेंड किया था तब ये बना हमारे पास जाके। तो अब इसको फिर दोबारा से एक्सपेंड कर देंगे R1 के रिस्पेक्ट से। तो जब R1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे सिर्फ इसकी इंट्रीज आ जाएंगी, बाकी इंट्री सारी 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसका, तो इसको इसके -3 को 3 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे +5 आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बन जाएगा जी -9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -4, ये 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, 3x स्क्वायर -4। अब या तो उसने साथ ही कहा हुआ कि ये डिटर्मिनेंट तो इक्वल टू 0 है, यहाँ कहेंगे बट गिवन दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट का आंसर तो ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटू 3x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, या 3x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू +-1, ये दो वैल्यूज़ बन गई। इसी तरह इसका स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू +-2/3 स्क्वायर रूट, ये दो वैल्यूज़ बन गई। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/3 स्क्वायर रूट, ये 4 वैल्यूज़ हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने पार्ट नंबर 3 आपने सॉल्व कर लेना है खुद। और आइए चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ।
जी पार्ट नंबर 4 में भी उसने यही कंडीशन इसी तरह दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5 5/5 का मैट्रिक्स है ये 2x + 1 2 2 2 3 3x + 1 3 3 4 4 4x + 1 4 5 5 5 5 एंड x + 1 = 0। ये = 0 वाली कंडीशन दी हुई है। अब इसमें हमने लेट कर लेना है डेल्टा = ये सारी चीज़ 1 1 1 1 1 2x + 1 2 2 2 3 3x + 1 3 3 4 4 4x + 1 4 5 5 5 5 एंड x + 1 लेट कर लिया। अब चूंकि ये नज़र आ रहा है इस 1 की मदद से बाकी सारी एंट्रीज़ को हम 0 बना लेंगे, तो जब 0 बनाएंगे तो देखेंगे क्या बन जाएगा। कैसे करेंगे जी, R2 - R1 R3 - R1 R4 - R1 एंड R5 - R1। R1 एज इट इज़ आ जाएगी 1 2 3 4 5, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया x - 1, ठीक है जी। इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से किया 0, इसको इसमें से किया 0। सिमिलरली अगली में से माइनस किया 0 और 0, इसको इसमें से माइनस किया x - 2 और ये भी 0 ये भी 0। सिमिलरली ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर x - 3 0 और ये 0 0 0 0 और x - 4। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू C1। जब C1 पे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा x - 1 0 0 0 0 x - 2 0 0 0 0 x - 3 0 0 0 0 x - 4। इधर लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1 के रिस्पेक्ट से इसको एक्सपेंड किया है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन गया है ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ मेन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से आ जाता है। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया। तो इस सारे का आंसर आ जाएगा x - 1 × x - 2 × x - 3 × x - 4, क्योंकि डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो इस सारे का आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। बट ये किसका आंसर है, डेल का, लेकिन उसने कहा डेल = 0 है। बट गिवन दैट डेल = 0 सो x - 1 × x - 2 × x - 3 × x - 4 = 0। यहाँ से या तो x - 1 = 0 हो सकता है और x की वैल्यू क्या निकल आई 1, या तो x - 2 = 0 हो सकता है और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई 2, या x - 3 = 0 हो सकता है, x की वैल्यू निकल आई 3, या x - 4 = 0 हो सकता है और x की वैल्यू क्या निकल आई 4। ये 4 वैल्यूज़ हैं हमारे इस डिटर्मिनेंट के आंसर के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 पार्ट इसका जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 जो है वो 5 के साथ रिजेंबल करता है, इसलिए मैं 5 की बजाय 6 करने जा रहा हूं ताकि आपको मुश्किल क्वेश्चन मैं कर दूं, आसान आप खुद कर लें। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। जी तो पार्ट नंबर 6 जो है उसमें उसने कहा है पार्ट नंबर 6 वो इसमें भी यही इस तरह का 1 + x 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 1 + x 1 एंड 1 1 1 1 + x और इक्वल टू इसको 0 का है। लेट कर लेते हैं डेल्टा = 1 + x 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 1 + x, इसको डेल्टा लेट कर लिया हमने।
तो पहला जो काम हम करेंगे, हम ये करेंगे कोई एक ना एक रो या एक ना एक कॉलम को सारे को हम क्या करेंगे, सेम बना लेंगे, 1 1 1 बना लेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए करने के लिए हम इस ऑपरेशन ये करेंगे कि ये सारी जो रोज हैं, कॉलम है, यानी कि C2 C3 एंड C4 को आपस में प्लस करके C1 में कर देंगे। ऑपरेशन मैं लिखता हूँ साथ और आप देखिएगा ये वाला ऑपरेशन है। ऑपरेशन कौन सा लगाया जी, C1 में ऐड कर दिया C2 प्लस C3 प्लस C4 को आपस में प्लस करके C1 में। जब ये प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स, क्लियर। इसी तरह जब ये प्लस होंगे ये भी हो जाएगा 4 प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा 4 प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा 4 प्लस एक्स। बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स। अब इसमें से 4 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स। एक रो में से, एक कॉलम में से एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ये 1 1 बच गया। 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब चूँकि हमारे पास एक सारे का सारा कॉलम इक्वल आ गया है तो हम क्यों ना इस 1 की मदद से या तो नीचे वाले ज़ीरो बना लें या हम ये इसकी रो वाले सारे ज़ीरो बना लें। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम ऑपरेशन लगा के इस सारे साथ वालों को ज़ीरो बना लेता हूँ। तो वो कॉलम ऑपरेशन क्या होगा, 4 प्लस एक्स एज इट इज़ साथ रहेगा। कॉलम ऑपरेशन क्या होगा, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 C4 माइनस C1। C1 एज इट इज़ 1 1 1 1, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया x, क्लियर, 0 0। सिमिलरली ये बन जाएगा 0 0 x 0, ये बन जाएगा 0 0 0 x। अब इसको R1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर देंगे, ये 4 प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब इसको R प्लस 1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ ये वाला का डिटर्मिनेंट बच जाएगा जो कि एक ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। इसका आंसर आपको पता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाता है, जो होते हैं x x x तीनों, और वो आ जाएगा x क्यूब। तो इसका आंसर डेल का आ गया, बट ये डेल का आंसर आया, बट वी नो दैट डेल इज इक्वल टू क्या है, 0। सो x क्यूब इंटू 4 प्लस एक्स जो है वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से या तो x क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा या तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू निकल आई 0 और एक x की वैल्यू निकल आई -4। ये हमने सॉल्व कर दिया पार्ट नंबर 6 को। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जिसमें n/n के डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं और उन डिटर्मिनेंट्स को आपने क्वेश्चन के दी गई कंडीशन के मुताबिक आपने वो प्रूफ करने, फाइंड आउट करने हैं कि इनके आंसर्स क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इवैल्यूएट n/n डिटर्मिनेंट्स। अब n/n डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, अब देखें ज़रा पार्ट नंबर 1। ये दिया हुआ है जी A B B B अप टू सो ऑन B, और ये B इधर A B B अप टू सो ऑन B, और सिमिलरली B B और यहाँ A और B अप टू सो ऑन B। सिमिलरली नीचे को ये B की तरफ जा रहा है, ये भी B की तरफ जा रहा है, ये भी B की तरफ जा रहा है और ये B की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें ये A आएगा। डायगोनल एलिमेंट्स में A है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें B है। तो ये जो n/n का डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। वो कह रहा है इसका क्या आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन सब कॉलम्स को, ये जो यहां से कॉलम नंबर 2 से लेके कॉलम नंबर n
तक जो कॉलम्स हैं उनको आपस में प्लस करके कॉलम नंबर 1 में प्लस कर देता हूं। तो इधर मैं ऑपरेशन जो लिखूंगा वो आ जाएगा, C1 में ऐड करेंगे प्लस करेंगे C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn को ऐड करके C1 में ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे मैट्रिक्स में कितने हैं कॉलम्स n, लेकिन अगर फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो अब ये कितने बन गए n-1। इट मीन्स दैट ये सारे b जो हैं कॉलम नंबर 2 से लेके कॉलम नंबर n तक ये कितने b बनेंगे, n-1 b। तो एक आपस में ये n-1 प्लस होंगे। अगर आपके पास b प्लस b है तो वो 2b नहीं हो जाता। अगर आपके पास b प्लस b प्लस b है तो वो 3b हो जाता है। और अगर आपके पास b प्लस b प्लस b प्लस अप टू सो ऑन n-1 तक हैं b, तो वो n-1 इंटू b नहीं हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से जितने b प्लस हो रहे हैं उतना उसके साथ मल्टीपल आ जाता होता है। तो इसी तरीके से इसको जब b को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा a में प्लस हो जाएगा n-1 इंटू b। सिमिलरली ये a है और b कितने हैं, n-1, a प्लस n-1 इंटू b। सिमिलरली a प्लस n-1 इंटू b, और ये चलता जा रहा है a प्लस n-1 इंटू b तक। बाकी जो टर्म्स हैं वो वैसी की वैसी b अप टू सो ऑन b, और ये यहाँ पर a b अप टू सो ऑन b, और b a अप टू सो ऑन b, और ये भी b और अप टू सो ऑन a। ठीक है जी। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि C1 में तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो उनको हम कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो उधर बच जाएगा 1। इसमें ऑपरेशन को भी मैं मिटाने लगा हूं। अब यहाँ पर मुझे जगह की ज़रूरत है, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक प्लस करेंगे। यहाँ पर हमें जब हमने कॉमन लिया a प्लस n-1 इंटू b, तो हमारे पास अंदर बच गया 1 1 1 अप टू 1, और यहाँ पर क्या था b अप टू b, a b अप टू b, और ये b a अप टू b, और ये b और अप टू a। ठीक है जी। अब चूंकि हमने पीछे भी हमने रो ऑपरेशंस लगाए हैं, तो पीछे हमने ये किया हुआ था कि अगर पूरी की पूरी रो में 1 आ जाए तो उस एक 1 की मदद से नीचे वाले सारों को 0 बना लेते होते हैं। अब चूंकि इसमें n रोज हैं तो n की हम n ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगेगा जी? हाँ जी, मैं बताता हूं। सबट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम रिमेनिंग रोज। R1 को बाकी तमाम रोज में से माइनस कर देना। इस तरह लिखने की बजाय कि ये आप इस तरह लिखें केला केला ऑपरेशन, तो आप इस तरह उसको बता दें कि R1 को बाकी तमाम रोज में से हमने माइनस कर दिया। तो R1 एज इट इज आ जाएगी 1 b अप टू b, और ये आ जाएगा जी, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया तो a माइनस b, इसको किया 0 एंड 0, और इसी तरह 0 0 a माइनस b अप टू 0। सिमिलरली ये 0 0 0 एंड a माइनस b तक। तो ये एक ट्राइंगुलर, इसको फिर एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय a प्लस n-1 इंटू b, और ये एक्सपेंड जब कर दिया, जब हमने एक्सपेंड किया तो सिर्फ ये एंट्री बचेगी, बाकी सारी जीरोज हैं। तो ये a माइनस b 0 0 अप टू 0 0 a माइनस b 0 अप टू 0 0 0 a माइनस b अप टू 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 अप टू a माइनस b, और ये आ गया आपका एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि सिर्फ और ये याद रखें, ये n बाई n का था, ये भी n बाई n का था। जब इसको हमने एक रो को एक्सपेंड कर लिया तो ये n-1 बाय n-1 का बन गया।
क्लियरली ये याद रखना है, हमने एक रो और एक कॉलम डिलीट किया है तो n माइनस एन की बजाय ये n माइनस वन इंटू एन माइनस वन का बन गया है। तो इसका ये जो डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स हैं ये भी n माइनस वन होंगे, तो n माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी तो एज इट इज आ जाएगा, और इसका सारे का आंसर आ जाएगा a माइनस बी की पावर n माइनस वन। n नहीं आएगी, n माइनस वन आएगी, तो ये हमारा आंसर आ गया n बाई n का, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने इसी तरीके से बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देखते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि रो ऑपरेशंस कैसे लगने हैं। तो आपके पास n बाई n का मैट्रिक्स भी हो तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसको सॉल्व करने में। n बाई n तो क्या आप 4 बाई 4 भी नहीं कर सकते, 3 बाई 3 भी नहीं कर सकते अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको इससे पिछली एक्सरसाइज की वीडियोस वो देखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कह रहा है इफ ए एंड बी आर 3 बाय 3 मैट्रिसेस such that determinant of a square b cube is equal to 108 और determinant of a cube b square is equal to 72 हो, तो आपने फाइंड आउट करना है determinant of 2a, ये चीज फाइंड आउट करनी है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, ये चीज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपने लेट कर लेना है, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको एक्स लेट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है अकेला उसको वाई लेट कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ये वाला डिटर्मिनेंट नाउ वी हैव, ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब जो है वो कितना है 108। अब डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस या दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डिटर्मिनेंट हो तो डिटर्मिनेंट अलग-अलग हो जाता है। तो यही चीज इधर मैं अप्लाई करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 108। अब एक और चीज हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट किसी चीज की पावर है तो वो सारे की पावर हो सकती है। वो डिटर्मिनेंट अगर हम उसकी पावर के डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसकी पावर ले लें या डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स की पावर के बाद डिटर्मिनेंट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल क्यूब इज इक्वल टू 108। लेकिन हमने लेट किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या एक्स, वो इधर एक्स लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू 108। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। नाउ अब आ जाएं दूसरे की तरफ जो कि 72 वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इसका भी आपने ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब अलहदा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर हो सकता है। ये हो गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में
फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को क्या किया जी, ये देखें, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 72 का होल क्यूब डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का होल क्यूब होल स्क्वायर और 108 का होल स्क्वायर किया। हमने क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का क्यूब ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर ले लिया और इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो बच जाने वाली टर्म है, ये देखें, यहां पर x की रेज टू पावर 9 y रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 6, ये 6 से कट गया, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा जी 72 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 72 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 और ये बच गया x रेज टू पावर 5 और इधर बच जाएगा 32। ये कट के जितना भी आंसर आएगा वो 32 बच जाएगा। अब इसको लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a का आंसर आया अभी, ये वाला x की वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट ऑफ a के आंसर की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं y का, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ b का। उसके बाद हमने जो उसने कहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो y का जो आंसर आएगा वो इनमें से दोनों में से किसी में भी पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x की वैल्यू को जब पुट किया तो 5 5 जार 2 4 सॉरी इधर 2 आती है वैल्यू, 2 2 जार 4 और इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू 108 और x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 27 और x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखें, x क्यूब इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। तो x सॉरी यहाँ पर y है, y क्यूब इज y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया 2, डिटर्मिनेंट ऑफ b आ गया 3। ठीक है जी, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट 2a। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब ये है कि a को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। a के अंदर 2 एक चीज है जो कि सारे के सारे मैट्रिक्स से कॉमन आ रही है, लेकिन आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट में इसका उल्ट होता है काम, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो रो 1 में से अलग, रो 2 में से अलग, रो 3 में से अलग। इसी तरह जब ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो 2 अकेली रो में से कॉमन आएगा, तो जब 2 अकेली रो में से कॉमन आएगा तो 2 रेज टू पावर 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आया था, एक्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। ये किसका आंसर आया, जिसका उसने कहा था डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स इज इक्वल टू होल इनवर्स, अगर आप फाइंड आउट कर लें तो वो भी होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक डिटर्मिनेंट ऑफ b होल इनवर्स हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या है, वो है, हमने फाइंड आउट किया 3, तो 3 का इनवर्स क्या होता है 1/3। तो ये हमारा आंसर है दूसरा जो कि उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, वो भी आपने देख लेनी है, जो कि इसके शुरू में है, एक्सरसाइज के शुरू में। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए बी n बाई n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन शो दैट, क्या शो करना है जी आपने, फर्स्ट पार्ट इसका है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू पावर m। ये प्रूफ करना है जी आपने, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें पता है सिंस a रेज टू पावर m का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की रेज टू पावर m का मतलब क्या होता है कि उस चीज को आपस में m टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना। तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय अप टू सो ऑन a कितने टाइम्स, m टाइम्स। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं तो वो हो जाना है डिटर्मिनेंट a की पावर m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय अप टू a। ठीक है जी, ये m टाइम्स है। अब चूंकि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट के अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो डिटर्मिनेंट अलग-अलग हो जाता है, तो इसको आपस में अलग-अलग कर देते हैं। ये हो जाना है डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ a कितने टाइम्स, m टाइम्स। तो कोई भी चीज आपस में, ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ a आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, m बार। तो इसको आपस में कन्वर्ट करके अगर हमने इसको कन्वर्ज करना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m आ जाएगी। हमने प्रूव कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर होल पावर m प्रूफ हो सकती है। सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपने देख लेना है। सेकंड और थर्ड पार्ट वो बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं खुद, इनमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Question number 5, for any non-singular matrix C, show that determinant of C inverse इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ C होल इनवर्स। ये चीज़ हमने पहले भी इधर भी अप्लाई की थी, ये जनरली होता है, इधर भी हमने ये चीज़ अप्लाई की थी जनरली, इसको हम अब प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल डिटर्मिनेंट्स का। तो इसके मुताबिक देन ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ c इंटू c इनवर्स। ये दो c इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही होता है और C भी एक मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको आपस में जब ये देखें, ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ C इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C इनवर्स। ये इसी के इक्वल नहीं होगा, दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई है तो उसके आपस में इसके इक्वल होगा। अच्छा, अब इधर अगर हम देखें तो इधर क्या बनता है, C इंटू C इनवर्स क्या होता है, वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ I नहीं आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ C इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C इनवर्स एज इट इज। ये डिटर्मिनेंट ऑफ I क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर आपके पास 1 नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ C इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ C को डिटर्मिनेंट ऑफ C इनवर्स के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाया तो आइडेंटिटी आ गया, एक चीज प्रूफ हो गई। अब राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करवा के आइडेंटिटी अगर आ गया तो इट मींस दैट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो सेकंड चीज को प्रूफ करने के लिए नाउ
इसको 1 कह लें। नाउ अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स सी, वो क्या होगा, वो कैसे हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स अलहदा और डिटर्मिनेंट ऑफ सी अलहदा। अब ये तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी और ये डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स अलहदा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी अलहदा। इट मीन्स दैट ये 1 आ गया, फिर आइडेंटिटी आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, तब भी 1 आया, राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करवा के 1 आ गया। दिस मीन्स दैट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इधर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी का होल इनवर्स। इट मीन्स दैट डिटर्मिनेंट ऑफ सी का इनवर्स जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ सी होल इनवर्स है। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 7 सेकंड जो है वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं और इससे अगले जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन सब क्वेश्चंस की, इन सब पार्ट्स की समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस पर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको